आज की ताजा खबर में मैं हूं आपके साथ फराह खान। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भारी बारिश के बाद एक नदी में तूफान आने से सैकड़ों लोग उसके तेज बहाव में फंस गए। ये लोग एक मंदिर में दर्शन के लिए पैदल ही जा रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली काजरी नदी उफान पर आ गई और नदी पार कर रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और नदी के दोनों किनारों पर रस्सी बांधकर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। अरे एक-एक करके आगे बढ़ो। नदी के बीच फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकालने के बाद दूसरी तरफ से आ रहे श्रद्धालुओं को नदी पार करवाने के लिए वन विभाग की गाड़ियों की मदद ली गई और गाड़ियों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। एसडीएम्स और वो लोग लगे हुए हैं और व्यवस्था में हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेंगी। जैसे मध्य प्रदेश के गुना में कुछ महिलाओं ने हत्या के आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर प्रदर्शन किया। दारोगा पर एक आदमी की अपहरण के बाद हत्या करने का आरोप, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें घटना में शामिल एक दूसरे आरोपी ने दारोगा पर अगवा किए लड़के की हत्या का इल्जाम लगाया। मुझे पता है इसने खुद गोली दिलवा दी, इसने पूरे गवाह मरवा दिए, अब जो मुझे मरवा देगा। वीडियो सामने आने के बाद अगवा किए गए लड़के की मां और दूसरी महिलाओं ने कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। 4 साल से अपने बेटे की तलाश कर रही मां और लड़के के परिवार वालों ने कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाई। अगवा हुए लड़के आत्माराम की मां ने आरोपी दारोगा पर कार्रवाई की मांग की। कम से कम हमारे उनकी लाश तो दो, हड्डी तो दो, छानबीन दो और मुलजिम को गिरफ्तार दो। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। आज उसकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करके और भी उसका रिमांड भी लेंगे। इल्जाम लगाया गया कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात दारोगा की पहुंच काफी ऊंची है और इसी वजह से 4 साल बीतने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश में मिलावट और नकली सामान के खिलाफ सरकार की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में उज्जैन में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने फल मंडी में एक बड़े कारोबारी की दुकान और गोदाम पर छापा मारकर वहां से 100 किलो पपीता जब्त कर लिया, जिसे केमिकल से पकाया गया था। खाद्य विभाग के मुताबिक जिस केमिकल से फलों को पकाया गया था वो सेहत के लिए बेहद खतरनाक था। इस छापेमारी के दौरान दूसरे फलों की भी जांच की गई और केमिकल से पकाए गए फलों को वहीं बर्बाद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के एक नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की। बीजेपी के नेता पर पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप लगा। खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य के सीएम के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं रंजीत पटेल, वो हमारे एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं और गाली गलौज अश्लील गालियाँ भी दे रहे हैं। संज्ञान में लिया गया है और शाम तक टीआई आधार ताल से रिपोर्ट तलब की गई है। फैक्ट जो भी सामने आएंगे, तथ्य जो भी सामने आएंगे, उसके अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में बीएसपी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बीएसपी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा विधानसभा में सीपीए यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेके टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है। तो आपके पास कोई उपाय क्या? हालांकि बीएसपी के दूसरे विधायक इन आरोपों से इनकार करते दिखे। पैसे की बात है, क्या आपने पैसे देकर टिकट? नहीं, मैंने कोई पैसा टिकट में नहीं दिया। क्या और ऐसे इस तरीके से विधायकों ने पैसे देकर टिकट लिए? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जबकि बीजेपी को इन आरोपों के बाद बीएसपी पर हमले का मौका मिल गया। मायावती जी माया की बहुत प्रेमी हैं, उनके लिए कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे इस तरह के सच बहुत सारे उजागर होंगे। हालांकि कांग्रेस इस मामले में संभलकर बोलती नजर आई। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर तो वो स्वयं देखेंगे, स्वयं विचार करेंगे। राजस्थान के अजमेर में हुई बारिश से हालात अब भी खराब हैं। वहां के मकानों, सड़कों, गलियों पर पानी का कब्जा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 3 से 5 फीट तक पानी है, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। वहीं कई लोग अपने मकानों को खाली कर
सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी से घिरे हैं। इतनी बरसात हुई है कि हमारे घरों में 1.5 से 2 फुट पानी है और जनजीवन पूरा हमारा ठप हो गया है। हमारे यहाँ पे खाना की कोई सुविधा नहीं है। हम इतने बेबस और लाचार हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी सब तरफ भरा हुआ है, सामान पूरा नष्ट हो गया है, कितनों का ही नुकसान हुआ है और सब बेचैन हैं और प्रशासन से यही गुहार है कि इस तरफ ध्यान दें। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का उन पर हो रही पुलिस की कार्रवाई पर दर्द छलक गया। जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी के बाद पुलिस ने आजम खान और उनके बेटे को सुरक्षाकर्मी के साथ न लेकर चलने की वजह से नोटिस जारी किया और इस नोटिस को रामपुर में आजम खान के घर के बाहर चिपका दिया। इस वक्त हम सांसद आजम खान साहब के घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कल शाम जो एसपी रामपुर हैं अजय पाल शर्मा, उनके तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया है सांसद साहब के घर के बाहर, जिसमें बाकायदा लिखा गया है अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल। ये नोटिस इसलिए चस्पा किया गया है कि संज्ञान में ये आया था रामपुर पुलिस के कि जो आजम खान साहब हैं वो जो उनको सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, उन्हें लेकर वो नहीं चल रहे हैं साथ में। आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपने सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर नहीं चलते। उनके द्वारा सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ में नहीं रखा जा रहा है जब भी वो किसी भ्रमण हेतु या किसी कार्य हेतु जा रहे हैं। इसी जो रिपोर्ट ये मिली है उसी आधार पे उनको ये अवगत करवाया गया है। लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस की इस फिक्र में साजिश नजर आई। आज इस बात की फिक्र हुई है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी इस फिक्र में कहीं ना कहीं साजिश का अंदेशा हो रहा है। रामपुर में भू माफिया घोषित होने के बाद आजम खान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिसकी वजह से आजम खान भी परेशान नजर आए। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी बेबसी दिखाई। मेरे कपड़े रखे थे वो ले गए, मेरे जूते ले गए, मेरे कलम ले गए, हमें तो बिल्कुल नंगे हाथ छोड़ दिया। यही नहीं, आजम खान ने पुलिस के जौहर यूनिवर्सिटी से किताबें जब्त करने पर भी अफसोस जताया। मैं भूमाफिया हूँ, 4.25 बीघा जमीन का चोर हूँ। किताब चुराई है मैंने, लूट कर ले गए पूरी यूनिवर्सिटी, 2 ट्रकों में ले गए सारी। हालांकि यूपी सरकार इस मामले में आजम खान पर नरमी बरतने के मूड में नहीं लग रही। जो इन्होंने गलतियां करी हैं आज वो उनके सामने आ रही है, तो ये याद रखें आजम खान साहब, गलती करोगे तो डंडे भी पड़ेंगे। उन्नाव रेप केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम रायबरेली पहुंची, जहां उसने कार हादसे की जगह पर वैसे ही घटना को नाटकीय ढंग से दोहराकर मामले को समझने की कोशिश की। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने इस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला। सीबीआई टीम की इस जांच की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ऐसी घटना हुई उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और उससे संबंधित साक्ष्य इसमें एकत्र किए गए हैं। आगे कार्रवाई सीबीआई की करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के किनारे बनाए गए तटबंध पर रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों ने आरोप लगाया कि तटबंध बनाने के बाद सरकार ने उन्हें बसाने की योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 36 गांवों के हजारों लोग पिछले 10 साल से तटबंध पर ही रहने के लिए मजबूर हैं। ये लोग बाढ़ के समय हर साल तटबंध पर आ जाते हैं और करीब 5 महीनों तक उन्हें वहीं रहना पड़ता है। बागमती नदी को बांधने के लिए 2007 में परियोजना लाई गई और दोनों तरफ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में दोनों तटबंध को तैयार किया गया, लेकिन अब तक जो इस तटबंध के भीतर रहने वाले लोग हैं उन्हें ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही उन्हें ऊंचे स्थानों पर बसाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि तटबंध बनाने के लिए उनकी जो जमीन सरकार ने ली थी उसका भी मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। कोई मुआवजा हम लोग को नहीं मिला। आश्वासन दिया गया था कि जमीन आपको हम बाहर चयनित कर करके आप लोग के हवाले करेंगे, अब तक तो नहीं किया गया। तटबंध पर रह रहे लोगों ने खाने पीने की परेशानी का हवाला देते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हर साल घर बनाते बाद में डूब जाता, बन जाता है। जबकि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने 3 महीने के अंदर तटबंध पर रह रहे लोगों को बसाने का भरोसा दिया। इनकी भूमि इसमें गई है, उनको मुआवजा साथ ही साथ उनके विस्थापन के लिए जो भी पुनर्वास के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है हम लोग करेंगे। राजस्थान के सिरोही में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि एक होटल में लड़का अपने साथ किसी लड़की को भगाकर ले आया था, जिसके बाद कुछ लोग उस लड़के पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई कर दी। कोई उस पर थप्पड़ बरसाने लगा और कोई उसे लात से मारने लगा।
इसके बाद उसे जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर गिराने के बाद भी उसकी पिटाई जारी रही। इससे भी लोगों का मन नहीं भरा तो एक आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे थप्पड़ मारने लगा। वहीं कुछ लोग उस लड़की को घेरकर पूछताछ करते नजर आए। लड़के की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। खबर है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। चीन में बीजिंग के छात्रों ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसे आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है। ये साइकिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चिप और सेंसर की मदद से चलती है और इसे चलाने के लिए पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोगों की आवाज से चलती है। बिना किसी सहारे के चलने वाली ये साइकिल गिरती नहीं है और खुद अपना संतुलन बनाए रखती है। मालिक की आवाज पर अपने आप चलने वाली इस साइकिल को बीजिंग की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया है। खास बात यह कि साइकिल रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता सेंसर से लगा सकती है और कैमरे में देखते हुए उनसे बचने के लिए लेफ्ट या राइट मुड़ सकती है। ये साइकिल अपने मालिक को पहचानती है और उसके पीछे दौड़ भी सकती है। इस साइकिल को बनाने का वीडियो 3 साल पहले इंटरनेट पर लीक हुआ था। हालांकि उस वक्त इसका मजाक उड़ाया गया। अब सिन्हुआ यूनिवर्सिटी ने आवाज से चलने वाली साइकिल को बनाने की पुष्टि कर दी है, जिसके पिछले पहिए में एक चिप लगी जिससे वो अपने मालिक की आवाज पहचान लेती है। जबकि स्पीड ज्यादा होने पर इसमें लगा सेंसर बताता है कि साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है। ये साइकिल स्पीड ब्रेकर के साथ ट्रैफिक को भी समझ सकती है और वहां के हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये साइकिल एक इंसान के दिमाग की तरह काम करती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस से डरकर 10,000 रुपए के एक इनामी बदमाश ने पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। थाने में वो अपने साथ एक तख्ती लेकर पहुंचा था जिस पर पुलिस के डर से सरेंडर करने की बात लिखी थी। पुलिस को कई वारदातों में उसकी तलाश थी और वो पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। तख्ती लेकर के आया था वो पेपर पे कि मैं पुलिस के डर से सरेंडर कर रहा हूँ। एक अभियुक्त जिसका नाम अनिल है तो वो वांछित चल रहा था और उस पर 10,000 रुपये का इनाम था। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। कल वो थाने में स्वयं पहुंच गया और उसने आकर के थाने में सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई और उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाईलैंड के बैंकॉक में 6 जगहों पर छोटे बम धमाके किए गए। ये धमाके ऐसे वक्त में किए गए जब वहां आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत और अमेरिका समेत कई देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। इन धमाकों में 4 लोग जख्मी हो गए। जबकि थाईलैंड पुलिस ने अपने मुख्यालय के सामने भी बम के टुकड़े बरामद किए। आसियान देशों के कई विदेश मंत्रियों की हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान हुए धमाकों ने अफरा तफरी मचा दी। हालांकि सभी धमाके आसियान बैठक वाली जगह से दूर किए गए, जहां भारत समेत कई देशों से आए विदेश मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। धमाकों के बाद थाईलैंड पुलिस हरकत में आ गई। कई जगहों को जांच के लिए सील कर दिया गया। कुछ जगहों पर जांच की वजह से जैम जैसे हालात बन गए। धमाकों की ताकत कम थी, लेकिन बमों को शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों में रखा गया था। इनमें 2 रेलवे स्टेशनों के बाहर का इलाका भी शामिल है। बम धमाकों के बाद थाईलैंड सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अपराधियों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम के अधिकारियों ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 10 कांवड़िये घायल हो गए। एक बेकाबू ट्रक ने कासगंज के गंगा घाट जा रहे कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था जिसके ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर से लगी ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। घायल कांवड़ियों को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कांवर वाले जो बैठ के आ रहे थे, एक मैसी ट्रैक्टर था, इसमें नंबर नहीं था। पीछे के पंजाब की गाड़ी ने PB10 पीछे से इनमें टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद 2 तो ऑन स्पॉट खत्म हो गई। वो मैं लेके आया हूँ अपनी गाड़ी से। 3 लोग पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के लाई तुरंत आनंद फारा में, लेकिन वो यहाँ आते आते खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हो गए? 3 लोग खत्म हो चुके हैं और घायल होंगे कम से कम 8-10 आदमी घायल। बिहार के कैमूर में एक अधिकारी को गांव वालों ने डंडों से पीट दिया। बिहार के कैमूर इलाके में जमीन विवाद की जांच में गई टीम को गुस्साए गांव वालों ने डंडों से पीटा, जिसमें एक अधिकारी समेत 4 लोग घायल हो गए।
राजस्थान के बीएसपी विधायक राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान के बीएसपी के प्रभारी धर्मवीर अशोक पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया। धर्मवीर अशोक से इनके इस भ्रष्टाचार से तंग होकर पिछली बार हमने पार्टी छोड़ के गए थे। सोमवार को यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हरियाणा के रोहतक में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जमीन विवाद में एक पूर्व फौजी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिली थी कि राजवीर जो एक्स फौजी है उसके 3 लोगों ने गोली मार दी है। उन्नाव रेप केस में लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित का लखनऊ में ही इलाज जारी रखने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान पीड़ित के परिवार ने कहा कि उनका इलाज लखनऊ में होने दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने पीड़ित का इलाज लखनऊ में ही जारी रखने का निर्देश दिया। विक्टिम को शिफ्ट करने का है लखनऊ से दिल्ली को, उसके बारे में हमने बता दिया। फॉर द प्रेजेंट जो है वहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़ित की हालत अब भी नाजुक है। महिला मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर है, उसको वेंटिलेटर से अभी भी बाहर नहीं कर किया जा सका है। कल रात से उसको बुखार की शिकायत हुई है। यूपी के रायबरेली में हुए हादसे में रेप पीड़ित और उसके वकील बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख दिखाया और लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ित के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। पीड़ित के चाचा फिलहाल यूपी की रायबरेली जेल में बंद हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उनका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर हत्या के 2 मामलों के अलावा हत्या की कोशिश और लूट समेत कुल 28 मामले दर्ज। पीड़ित के चाचा पर डकैती, पुलिस पर हमला करने और छेड़खानी जैसे मामले भी दर्ज। साथ ही उन पर गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट से जुड़ा केस भी दर्ज। यूपी पुलिस ने बताया कि लड़की के चाचा पर दूसरे के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का भी आरोप है। वहीं उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे पर सीबीआई ने जांच तेज कर दी। इस मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को दिल्ली ले जाने के लिए सीबीआई को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई, जिसके बाद उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे की जांच और तेज हो गई और सीबीआई की टीम रायबरेली पहुंची। सीबीआई की टीम ने एक बार फिर हादसे की जगह की बारीकी से जांच की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने इलाके के लोगों से बातचीत की और हादसे के दिन जो कुछ भी हुआ उसकी हकीकत जानने की कोशिश की। कितना दूरी था गाड़ी में? सर जी यहाँ से मान के लिए 15 या 20 मिनट की दूरी। रायबरेली में हुए हादसे की जांच के लिए सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने हादसे का रिक्रिएशन भी किया। किसने रोका था? पुलिस। क्या कहा इन लोगों ने? ये रिहर्सल कराने के लिए। रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। गाड़ियों को सबवे से ना गुजरने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से अब जल जमाव की स्थितियां शुरू हो चुकी हैं। अंधेरी सबवे का ये वो इलाका है जो पूरी तरह से अब जलमग्न हो चुका है। और सबसे अहम बात कि दोनों तरफ के एरियाज को कर्डन ऑफ करके जो लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उन्हें जाने से मना किया जा रहा है। फिर भी कुछ गाड़ियां जो यहां से पास हो रही हैं, देखें तो लगभग डूबी हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, जो कि इस रिस्क को उठाते हुए यहां से पास हो रही हैं। हालांकि दोनों तरफ का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, कर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। जिस तरह की जल जमाव की स्थिति है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं मुंबईकरों की। साफ तौर पे देखें, लोग जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो अपने आप को खतरे में डालते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। वजह है अंधेरी सबवे का ये इलाका अगर जलमग्न हो जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें पूरा एक लंबा रूट जो है वो तय करके अंधेरी ईस्ट की तरफ आना पड़ता है। और यही वजह है कि लोग जो है इन मुसीबतों के बावजूद अपनी गाड़ियों को यहाँ पर सबवे के अंदर से आप साफ तौर पे देखें कि जल जमाव के बीच अपनी गाड़ियों को तो एक्सीलरेटर को दबाए हुए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल कई लोग फंसे हुए भी हैं। ये बाइक साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगी जो पूरी तरह से फंसी हुई है और ऐसे में
जो ड्रेनेज है वो खुला ना होने की वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। लोग परेशानी में हैं क्योंकि देर रात से लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर चेता दिया है कि अगले 24 घंटे मुंबई में मूसलाधार बरसात होगी। ये भाई साहब आए हैं। अब भाई गाड़ी बंद कैसे पड़ी आपकी? आप लोग जो है जबरदस्ती, क्योंकि वाटर लॉगिंग किया हुआ है, रास्ता बंद किया हुआ है, फिर भी आप लोग आ रहे हैं। काम है, काम पे जाना है, काम पे जाना है और यही परेशानी की वजह बना हुआ है। फिलहाल जो वाटर लॉगिंग हुआ है उसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात होती रहेगी। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करके वहां चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। मुख्यमंत्री उस जगह का भी दौरा करेंगे जहां दुनिया की सबसे ऊंची राम की मूर्ति लगने वाली है। योगी आदित्यनाथ दोपहर में दिगंबर अखाड़ा भी जाएंगे और परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देंगे। सबसे आखिर में योगी आदित्यनाथ गुप्तार घाट जाकर वहां चल रहे 133 करोड़ की योजनाओं का जायजा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश कर दी। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के बारे में झूठ बोला था, जिस पर उनकी खूब फजीहत भी हुई थी। जिसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आए और कश्मीर पर मध्यस्थता करने की इच्छा जता दी। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. They wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it. लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर उन्हें इस मुद्दे से दूर रहने का कड़ा संदेश दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने कश्मीर पर सरकार की सख्ती पर खुशी जताई। Very clearly from the statement that President Trump has issued, he's got the message that ultimately it's up to India and Pakistan to decide if they want to talk to each other. जबकि शिवसेना ने ट्रंप के ताजा बयान को उनके पिछले झूठ से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश माना। अभी उल्टा कह रहे हैं वो कि मैं करना चाहता हूँ और दोनों चाहते तो। पहले उसने उल्टा बोला था। जम्मू कश्मीर में अफवाहों के बीच आम लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर में लोग अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए बाजार में निकल गए, जबकि शहर के पेट्रोल पंपों पर भी लोगों की लंबी कतार लग गई और हर कोई अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने लगा। श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर तो लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि मानो कुछ ही देर में वहां पेट्रोल खत्म होने वाला हो। वो आप देख सकते हैं, हर तरफ से जाम ही जाम है। और यहाँ एक और पेट्रोल पंप है, जहाँ जहाँ आप पेट्रोल पंप देखेंगे, राशन के स्टोर देखेंगे, लोग जो है इस वक्त यही समझ नहीं पा रहे हैं कि होना क्या है। बताया जा रहा है कि सरकार के अमरनाथ यात्रा रोकने के फैसले के बाद कश्मीर में कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप और राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ संभालने के लिए पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा। कश्मीर में अफवाहें बहुत गर्म हो जाती हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम होना क्या है। अब लोग प्रशासन पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, हालांकि आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। पुलिस अब यहाँ पे सोच रही है कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, पुलिस सड़कों पे है। अफवाहों के बीच पेट्रोल पंप और राशन की दुकानों के साथ ही एटीएम पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। पटना में भीड़ की हिंसा के 3 अलग अलग मामले सामने आने से हड़कंप मच गई। वहां के परसा बाजार इलाके में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह घायल आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को खींचकर उतारने लगे। ये है चोर, बच्चे को किडनैप करने वाला। आरोपी को बचाने के लिए एक पुलिस वाला भीड़ के सामने खड़ा हो गया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसके साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाने में कामयाब रही। फोन आया था कि मारा पीटा जा रहा है करके, तुरंत थाना वाला यहाँ पे आए, उसको बचा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पटना के भेटा में भी बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक आदमी को पीट कर अधमरा कर दिया। भीड़ के तेवर के सामने पुलिस भी लाचार नजर आई और बेखौफ लोग पुलिस वालों के सामने ही आरोपी को बुरी तरह पीटते दिखे। वहीं पटना के ही दानापुर में एक आदमी भीड़ के गुस्से का शिकार बन गया। वहां बच्चा चोरी की खबर फैलने के बाद भीड़ ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। कानून को हाथ में लेने पर उतारू लोग आरोपी के बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उसे पीटते रहे।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे कई श्रद्धालु सरकार के फैसले से नाराज दिखे। जम्मू में एक शिविर में बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों से यात्रियों को रोका गया था और अब अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाए जाने और सरकार के श्रद्धालुओं से वापस हो जाने की अपील के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। जो यात्री यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, उनमें एक गुस्सा है, उनमें एक उम्मीद थी कि वो यात्रा बाबा भोले के दर्शन के लिए यहाँ से मौसम साफ होते ही जाएंगे, लेकिन आज यात्रा को रोक दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से अमरनाथ यात्रा करने पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। 4 दिन से आए हुए अब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अगर एकदम से बंद कर दी जाएगी छोटी चीजों में तो कैसे, हम क्या कर पागल हैं क्या? सरकारी बैंकों के एटीएम की संख्या कम होने से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 साल में सरकारी बैंकों ने करीब 11,000 एटीएम बंद कर दिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैश रखने से जुड़े आरबीआई के नए नियमों की वजह से एटीएम का खर्च बढ़ गया, जिसकी वजह से सरकारी बैंकों को अपने कई एटीएम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नोटबंदी के बाद एटीएम बंद करने वालों में सबसे आगे बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने 2,500 से ज्यादा एटीएम बंद कर दिए, जबकि कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक ने देश भर में 1,000 से ज्यादा एटीएम बंद किए। हालांकि प्राइवेट बैंकों पर नोटबंदी के बाद आए बदलावों का ज्यादा असर नहीं पड़ा और पिछले 1.5 साल में उनके एटीएम की संख्या बढ़ गई। आरबीआई के मुताबिक बीते 1.5 साल में देश भर में प्राइवेट बैंकों ने करीब 4,000 नए एटीएम खोले। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। स्वान नदी का पानी खेतों में फैल गया। इतना ही नहीं, भारी बारिश ने शहर में भी जमकर तबाही मचाई और कई इलाकों में पानी भर गया। डीएम, एसपी के दफ्तर से लेकर वहां की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। एसपी दफ्तर की कुर्सियां, टेबल सब पानी में तैरने लगे और दफ्तर के बाहर 4 फीट तक पानी जमा हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। बताया गया कि सुरक्षा बल को वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच सुरक्षा बल के जवानों को नजदीक आता देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के फायरिंग करते ही सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। काफी देर तक आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग होती रही। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी के एक विधायक ने रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर का बचाव कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक आशु सिंह ने दावा किया कि कुलदीप सेंगर इस मुश्किल दौर से निकलकर जल्द ही जनता के बीच आएंगे। कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हम सबके बीच के अपने भाई आदरणीय कुलदीप सेंगर जी हम सबके बीच में नहीं है। किन्हीं कारणवश समय का कालचक्र कहा जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी समय खराब है, उन सब से लड़कर वो निश्चित तौर से आप सबके बीच में आप सबका नेतृत्व करने पहुंचेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक छोटे विमान को इमरजेंसी में सड़क पर लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि इस विमान के इंजन में खराबी आने की वजह से उसे इमरजेंसी में उतरना पड़ा, जिसके दौरान विमान के पायलट ने सड़क को एक रनवे की तरह इस्तेमाल किया और जान जोखिम में डालकर उसने अपना छोटा विमान वहां उतार दिया। इससे पहले विमान गुजर रही गाड़ियों के सामने से आता दिखा। वो गाड़ियों के बहुत करीब से गुजरा। थोड़ी देर बाद विमान लहराता हुआ सड़क पर उतर गया। सावधानी बरतते हुए पायलट ने एक ट्रैफिक लाइट पर विमान की ब्रेक लगाई। विमान दूसरी गाड़ियों की तरह रेड लाइट पर खड़ा हो गया। I thought from a far distance was a remote control plane. As it continued going north, it got bigger and bigger and bigger. विमान की लैंडिंग के बाद एक पुलिस वाला पायलट के पास पहुंचा। इसके बाद पायलट विमान से नीचे उतर गया। उसने अपने विमान को खींचकर सड़क से हटाया। बाद में ये विमान वहां के एक गैराज में देखा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से मलगेरी नदी पर बना पुल डूब गया और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। बिहार के मुजफ्फरनगर में मंत्री श्याम रजक ने बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ से जूझ रहे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। किसी की कमी नहीं रखी जाएगी, हर तरह से। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बालद नदी में अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 11 साल के एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई।
राजस्थान के दौसा में 6 दिन पहले रेप का शिकार हुई नाबालिग बच्ची ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके संबंध में पोस्टमार्टम बोर्ड से हम ओपिनियन मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने नक्सलियों के जरिए प्लांट किए गए 2 IED बरामद किए, जिसे उन्होंने विस्फोट कर नष्ट कर दिया। राजस्थान के अजमेर में चोरी की बाइक बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए इससे जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 22 गाड़ियां बरामद हुई हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों ने भारत में घुसपैठ की नई साजिश रची। बताया जा रहा है कि ये संगठन एक बार फिर नाम बदलकर अपने पुराने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैन के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे हैं और LOC के करीब आतंकियों की भर्ती करने में जुटे हैं, जिनकी साजिश कश्मीर को दहलाने की है। खबर है कि मुजफ्फराबाद, मंशेरा, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 16 ट्रेनिंग कैंप तैयार हैं। ट्रेडिशनल कैंप्स हैं, ट्रेडिशनल एरियाज हैं, ये वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, यहाँ से वो रन करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर वो सेफ फील करते हैं। पाकिस्तान भले ही आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है, लेकिन भारतीय सेना के आगे आतंकी एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं। And in the last 6-7 months, we have been able to eliminate most of the top leadership. गुजरात के राजकोट में भी वडोदरा की तरह भारी बारिश ने कहर बरपाया। वहां 4 घंटे की हुई बारिश से कई इलाके पानी में तैरने लगे। मकानों, दुकानों, सड़कों और गलियों पर पानी भर गया। वसावड़ी नदी के तेज बहाव ने दहशत पैदा कर दी और शहर का एक अंडरपास पानी से भर गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। तो वहीं बाकी सड़कों पर भी गाड़ियों के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश नाकाम हो। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 6 अगस्त से रोज सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल का गठन किया था और मध्यस्थता पैनल की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि बातचीत और सुलह समझौते की गुंजाइश अब खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि मध्यस्थता कमेटी फेल हो गई, यानी सुलह समझौते का रास्ता बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 अगस्त से अब डे बाय डे सुनवाई होगी। केस से जुड़े लोग अब सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वफादार है, इसलिए हम जो है उसका कानून मानते हैं। हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे, हम मानने को तैयार हैं। बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमारी सरकारें इस देश के संविधान कानून में विश्वास करती हैं और हमको उम्मीद है कि इसका जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलेगा। यानी अयोध्या विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करेगी और आखिरी फैसला अदालत ही सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने 8 मार्च को 3 सदस्यों वाले मध्यस्थता पैनल का गठन किया था और 31 जुलाई तक दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सुलह की कोशिशें किसी काम नहीं आई, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी, जो 6 अगस्त से शुरू होगी और हर हफ्ते के 3 दिन मामले की सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ही करेंगे, जो इसी साल 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट से पहले इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, वैसे वैसे ही राजनीति भी तेज हो गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से बातचीत करने अपने घर से निकल गई, लेकिन उनके आवास के बाहर मौजूद जवानों ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेन गेट बंद कर दिया, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई और गेट खोलने के लिए कहने लगी। ये क्या तमाशा है, गेट की चाबी अभी तो खुला था गेट जब ये लोग आए। इस दौरान उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच थोड़ी देर के लिए बहस भी हुई, जिससे वहां थोड़ा तनाव भी बढ़ गया। तो अभी महबूबा मुफ्ती को रोका गया है, यहाँ पे लॉक कर दिया गया है गेट को। SSG ने अब देखना ये होगा कि क्या खोल देंगे इस गेट को और इन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जब गेट नहीं खुला तो महबूबा ने उन्हें रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। अब देखिए क्या करें, गेट को लॉक कर दिया। ये आपकी अपनी सिक्योरिटी की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है बाहर से। मुझे नहीं मालूम क्या है, इनको किसने बोला है। महबूबा मुफ्ती के नाराज होते ही वहां मौजूद उनके समर्थक भी नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के आवास से निकलकर जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से मिलने निकल गईं।
और महबूबा मुफ्ती सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके आवास की तरफ बढ़ गईं और उनके आवास पर काफी देर तक बैठक की, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के आवास से निकलकर जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से मिलने निकल गईं, लेकिन उनके काफिले को सुरक्षा बल ने रास्ते में ही रोक लिया। आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती ने एक कोशिश की बाहर आने की, पहले वो फारूक अब्दुल्ला से मिली और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि सजाद लोन के साथ साथ कुछ और लीडर से भी वो मिले, लेकिन अभी वो सड़क पे ही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। काफी देर तक चली गहमा गहमी के बाद महबूबा मुफ्ती सज्जाद लोन और शाह फैसल समेत कई नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंची और कश्मीर के हालात पर उनसे चर्चा की। वो दिल्ली बात करके यहाँ लोगों को जो है इस पे एश्योरेंस देंगे कि क्या होने वाला है। हालांकि नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी प्रदेश के हालात पर चिंता जाहिर की। एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं या डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बढ़ाई गई, साथ ही अमरनाथ यात्रा जो है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है? हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इंग्लैंड के डार्बिशर में एक बांध का कुछ हिस्सा टूटने से उसके आसपास रहने वाले लोग खतरे में पड़ गए। बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इस बांध में लबालब पानी भर गया, जिसके एक हिस्से के ढहने के बाद वहां मिट्टी की बोरियों को गिराने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इतनी मेहनत बांध के पास बसे 6,500 लोगों को बचाने के लिए की गई, जिन्हें एक दिन पहले इलाका खाली करने का आदेश दिया गया था। करीब 200 साल पहले बनाए गए इस बांध के आसपास सैकड़ों मकान बने हुए। बांध का एक हिस्सा ढहने के बाद पानी खतरनाक तरीके से बहता नजर आया था। We've seen people who've lived here for years, like their whole life, and they said they've never seen it like that. एक दिन पहले बचाव दल के सदस्यों ने बांध के टूटे हिस्से की खुद मरम्मत की। हालांकि बांध के किसी भी वक्त टूटने का खतरा था। बांध में इतना पानी भर गया कि उसके पास की नहरों में पानी छोड़ना पड़ा। इस दौरान पानी का तेज बहाव बहुत डरावना था। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से मची तबाही के बाद सीएम विजय रूपाणी ने वहां के लोगों से मिलकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने राज्य के सीएम से मदद की मांग की, जिसके बाद विजय रूपाणी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और बाढ़ में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। 8 घंटे में 20 इंच यानी कि 500 mm बारिश हुई है। एक क्लाउड ब्रस्ट होने के कारण ये स्थिति हुई। ये भारी बारिश के कारण नदी का पानी शहर में घुसा और इसलिए जो समस्या पैदा हुई। और प्रधानमंत्री जी का भी आज मुझे मेरी फोन से ज़्यादा डिटेल बातचीत हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार जो मदद चाहिए वो बड़ौदा की जनता को करेंगे। पानी साहब आया थे, बोल के गए हैं कि तुम्हारे को सुविधा सब मिलेगी और जो कुछ तुम्हारा चला गया है उसके बारे में हम लोग सब जगह पे से आपको जो सहायता है वो आपको मिलेगी। जल्दी जल्दी पानी आ गया, बकरा चले गया, सब 17 बकरा चले गया। घर में बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती पर एक ट्वीट किया, जिस पर सियासत तेज हो गई। उमर अब्दुल्ला ने यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हालात का जिक्र किया और घाटी में सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाए जाने और वायुसेना के अलर्ट पर रहने का मुद्दा उठाया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद पीडीपी ने भी केंद्र सरकार को घेरने में देर नहीं की। मुझे लगता है कि ये इनकी गलतफहमी है कि फौज भेजने से ये कश्मीर के लोगों को दबा सकते हैं। जबकि सीपीएम ने केंद्र सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। 25,000 और फोर्सेस को डिप्लॉय करने का सवाल है। कुछ तो है, मैंने बार बार कहा, जिसकी पर्दादारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। 370 35 से न देश के लिए न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने पुलिसकर्मी से हाथापाई की। मध्य प्रदेश जबलपुर में बीजेपी के एक नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पुलिसकर्मी से हाथापाई की और उन्होंने पुलिसकर्मी को गालियां भी दी। तथ्य जो भी सामने आएंगे उसके अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक अस्पताल में मामूली विवाद पर एक महिला ने एक आदमी को दौड़ा कर पीटा। गांव में पुरानी रंजिश का मामला था, जिसे पुलिस कार्रवाई कर। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बीती रात गाड़ियों से बैटरी निकालकर भाग रहे चोर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी से पार्किंग का पैसा वसूलने पर पार्किंग एजेंसी को नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क की खराब हालत से नाराज लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों में धान रोपकर अपना विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बैंक से रुपए लेकर घर जा रहे एक बुजुर्ग को चकमा देकर उनके थैले से शातिर चोरों ने 50,000 रुपए निकाल लिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने अमरनाथ यात्रा के रूट से पाकिस्तानी सेना के कई हथियार बरामद किए, जिसके बाद कश्मीर घाटी में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों से लौटने की अपील की। क्योंकि सुरक्षा बल को अमरनाथ यात्रा के रूट से पाकिस्तानी सेना के हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। Caches of ammunition, explosives and weapons have been recovered along these routes. The searches are still going on and a Pakistan Army's mine has been recovered in these searches. सुरक्षा बल ने अमरनाथ यात्रा के रास्ते में तलाशी अभियान के दौरान एक आधुनिक राइफल भी बरामद की। आईडीज रिकवर की गई है अमरनाथ रूट से और साथ ही एक एम सीरीज राइफल जो यूएस मेड राइफल है M24 वो भी रिकवर की गई है। वहां ही रूट के नजदीक पे वहां रखी गई थी। बताया गया कि ये एक तरह की स्नाइपर राइफल है जिसकी मदद से बहुत दूर से भी किसी को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें एक टेलीस्कोप फिटेड रहता है, यानी दूर से स्नाइपर राइफल से टारगेट किया जा सकता है किसी को भी। तो आर्मी का दावा है कि ये राइफल जो है वहां पे रूट पे जो है मिली है और अभी लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सेना के हथियार और स्नाइपर राइफल मिलने के बाद सुरक्षा बल ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बना सकती है। All these things are an indication that Pakistan and Pakistan Army is desperate to disrupt the peace in Kashmir Valley. सुरक्षा बल की मुस्तैदी से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन आतंकी हमले की खबर को देखते हुए सरकार ने एहतियातन अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी, जिसका असर अमरनाथ यात्रा पर दिखाई भी दिया। वहां चलने वाले लंगर को हटाने का काम शुरू हो गया और अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे लोग भी अपना सामान समेटने लगे। अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। जैसे अनाउंसमेंट होगी तो जैसे चाहेंगे या सिक्योरिटी जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। हालांकि कुछ यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा बीच में ही छोड़कर लौटने पर अफसोस भी जताया। हम अपने ही देश में रहकर ये जो है अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा सबसे बड़ा इशू है। ये बीजेपी नेताओं ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की। सभी को सुरक्षा पैमानों को अपनाते हुए कश्मीर घाटी में अपने सिक्योरिटी एजेंसीज का सहयोग करना है ताकि पाकिस्तान के आतंकवादी किसी भी प्रकार की दुर्घटना करने में कामयाब ना हो। लेकिन अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोके जाने के बाद सियासत भी गर्मा गई, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसको फौरी तो रोका जाए। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। सदन में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर घाटी की स्थिति धीरे धीरे सहज होते जा रहे हैं, सामान्य होते जा रहे हैं, और इसी बीच फिर कहते हैं कि तुम कश्मीर छोड़ के चले जाओ, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं। आरजेडी ने भी एक ट्वीट कर सुरक्षा इंतजाम के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। चीन के शांशी प्रांत में तूफान और बारिश की वजह से कोयले के एक प्लांट के पास बना बांध टूट गया। बताया गया कि बारिश की वजह से बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद बांध अचानक टूट गया और कोयले के प्लांट की वजह से वहां की सड़कों पर काले पानी का सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। कोयले वाला पानी वहां की गलियों में भी नदी की तरह बहता दिखा। बांध का पानी एक पुल से झरने की तरह नीचे गिरने लगा। पानी और उसके साथ बही गाड़ियां निचले इलाकों में जमा हो गईं। एक आदमी को सड़क के किनारे लाया गया, जिसका पूरा शरीर कोयले की वजह से काला हो गया था। बांध टूटने से हुए नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया गया है। शांशी की तरह ही कई और इलाकों में बारिश और तूफान की वजह से जमीन खिसकने की घटनाएं हुई। बारिश और बाढ़ के बाद वहां राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया गया। बिहार के कैमूर में एक अधिकारी की गांव वालों ने पिटाई कर दी। खबर है कि अधिकारी गांव में जमीन से जुड़े एक विवाद को सुलझाने पहुंचा था।
लेकिन मामला सुलझने की बजाय और भड़क गया और गांव वालों ने हाथों में डंडे लेकर उसे घेर लिया। गांव वाले उस अधिकारी के साथ हाथापाई करने लगे। उनके तेवर को देखते हुए उसने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन गुस्साए गांव वाले उसे वहां से निकलने देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद उस अधिकारी की सुरक्षा में तैनात एक जवान ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इस बीच गांव के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। हालांकि गांव के ही कुछ लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहीं मौका पाकर अधिकारी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, लेकिन गांव वालों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। खबर है कि गांव वालों के इस हमले में अधिकारी समेत 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान में एक म्यूजियम बनवाया जा रहा है। इस म्यूजियम में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के निजी और राजनीतिक जिंदगी के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और इसका निर्माण 3 मूर्ति भवन में किया जा रहा है, जहां नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। अलग अलग जगह बैठे आकर यही एक नया संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं और जो आने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन सब के लिए एक जगह आ जाए। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो और उनसे जुड़े सामान को जुटाया जा रहा है। जो भी होगा पिताजी से कंसर्न हम लोग चाहेंगे कि वो हम लोग दे सकें और उससे जितना अच्छा संग्रहालय बन सके हम लोग को उतनी खुशी है। इस म्यूजियम को जल्द से जल्द लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। अक्टूबर 2020 तक का लक्ष्य रखा गया है कि उस समय तक पब्लिक के लिए ये खोल भी दिया जाएगा। 226 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। 10,000 वर्ग मीटर में ये बनकर तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि म्यूजियम विश्व स्तर का बनाया जाएगा। रूस में साइबेरिया के जंगल में लगी आग हजारों मील के इलाके में फैल गई। हालात इतने खराब हो गए कि आग बुझाने के लिए रूस को अपनी सेना को लगाना पड़ा, जिसने 2 दर्जन से ज्यादा विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ विमानों ने जंगल के पास ही झीलों से भी पानी उठाया। सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी आग वाली जगहों पर पानी गिराया। जंगल की आग भीषण होने का अंदाजा वहां लकीर की तरह जलती लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। Региональной власти лежит ответственность за их эффективное использование. Мы об этом говорили сегодня с губернатором. जंगल में करीब 31,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में लगी आग तेज हवा की वजह से धधकी। ये आग तेजी से वहां के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। कुछ इलाकों में तो धुएं की वजह से सड़कों को देख पाना मुश्किल हो गया। Der Smog ist der reinste Horror. Man fühlt sich schwindelig und dann dieser Würgereiz. आग की वजह से वहां के दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। आग की वजह से वहां के 2 इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ से परेशान लोगों को कोई मदद नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस प्रदर्शन में आम लोगों के अलावा सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए और इन लोगों ने बाइक और डंडों की मदद से सड़क बंद कर दी। प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि बाइक वाले भी वहां से नहीं निकल सके। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर गरीबों से धोखा करने का आरोप भी लगाया। आज हम पोल खोल रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को बतला रहे हैं जो बिहार की जो नीतीश मोदी की सरकार है वो गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के साथ छलावा करती है। इस जाम में कई बीमार लोग भी फंस गए, जिन्होंने सड़क पर जाम कर प्रदर्शन करने पर नाराजगी जताई। यहाँ हॉस्पिटल भेज रहे हैं, पब्लिक को घेर लिया, बच्चा मेरा कुछ होगा, पब्लिक देगा मेरा बच्चे को। हालांकि बाद में प्रशासन ने इन लोगों को समझाकर प्रदर्शन रुकवाया और वहां लगे जाम को हटवाया।